हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर यूट्यूब के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट, यानी कि 3 भाग हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और फर्स्ट में है प्राचीन काल, सेकंड भाग में है मध्यकाल और थर्ड भाग में है आधुनिक काल। तो हमने पहला चैप्टर सभ्यता वाला कंप्लीट कर लिया था। दूसरा जो चैप्टर था राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, ये चल रहा था। तो हमने इसमें 16 महाजनपद, फिर मौर्य वंश के बाद में कुछ विवरण, सातवाहन, शक, फिर गुप्त काल के बारे में। उसके बाद में हमने गुप्त काल के बाद में हमने कुषाण, इन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं दे रखा है, लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन। तो कल हम देख रहे थे सिक्के और राजा। कल हमने पढ़ा था सिक्के और राजा, यानी कि सिक्कों का प्रचलन होने से किसमें सुविधा हुई या क्या सुविधा हुई, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो विनिमय यानी जो खरीद फरोख्त करते हैं, यानी कि विनिमय, उसमें सुविधा हो गई। दूसरी चीज़, हर काल में हर राजवंश ने अपने अपने हिसाब से या अपने नाम से सिक्के चलाए। तो इनमें है, यानी कि सर्वप्रथम, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमने देखा चांदी और तांबे के आहत सिक्के मिले हुए हैं, यानी कि उन पर पंच मार्क किया हुआ था, और वो लगभग पूरे उपमहाद्वीप में हमें प्राप्त हुए। ये आहत सिक्कों को जब मौर्यकालीन सिक्कों से तुलना की तो लगभग सेम थे। तो इससे इतिहासकारों ने अर्थ लगाया कि ये किसी राजा के द्वारा जारी किए हुए हैं। फिर है कि सर्वप्रथम किस शासक या शासन काल में नाम और व प्रतीक साथ लगाने लग गए। तो वो थे हिंद यूनानी शासक, यानी कि जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में, यानी कि जो पूर्वोत्तर वाला भाग है वहाँ पे। फिर है सोने के सिक्के, सबसे पहले जारी किए थे कुषाण वंश ने, लेकिन कुछ सबसे शुद्ध स्वर्ण के सिक्के गुप्त काल में जारी हुए थे, और सबसे ज़्यादा कुषाण काल में, और सबसे शुद्ध गुप्त काल में। तो हमने ये देखा, बाद में धीरे धीरे सोने के सिक्कों का प्रचलन बंद हो गया। तो अनुमान ये लगाया जाता है कि आर्थिक मंदी या कुछ आर्थिक कारण की वजह से ये बंद हुए। एक हमने पेरिप्लस ऑफ एरिथीसियन सी, ये बुक, ये ध्यान रखना, इस बुक का जिक्र है क्योंकि ये एक यूनानी नाविक द्वारा लिखी हुई है। किसी का पता नहीं है किसने लिखा है, लेकिन इसमें साउथ, जो दक्षिणी वाले पोर्शन है, वहाँ पर भी यवन शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यवन, एक चीज़ समझो, यवन शासकों या यवन जो राजा थे वहाँ, उनके सिक्के दक्षिण भारत में मिले हैं। इसका मतलब ये है कि दक्षिण भारत के व्यापारियों का
व्यापार यौवन तक होता था। ये चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी। अब हम आज देखते हैं मुद्रा शास्त्र क्या है। पहला है मुद्रा शास्त्र क्या है। तो सिक्कों के अध्ययन को ही मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अब मुद्रा शास्त्र में सिक्कों का अध्ययन, इसके साथ साथ और क्या, उन पे पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा सभी धातुओं का विश्लेषण और जिन साक्ष्यों को सिक्कों में पाया गया है। यानी कि मुद्रा शास्त्र में सिक्कों के अध्ययन के अलावा जो चित्र हैं, लिपि हैं, या इन पे कौन सी धातु है, इन सब का विश्लेषण मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, या मुद्रा शास्त्र में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। अब अपना चैप्टर एंडिंग में है। तो इस एनसीईआरटी में मैंने पहले बताया था कहाँ की चीज़ कहाँ दे रखी है। अशोक कितने पहले आ चुका, लेकिन अब उनके अभिलेखों की जानकारी अब दे रहे हैं। तो फिर भी है, अपना पॉइंट है मूल बातें, यानी कि बेसिक जो बातें हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बेसिक है लेकिन आएगा। क्यों? क्योंकि पूरे चैप्टर में आपने देखा, पढ़ा है कि पूरे चैप्टर में एक चीज़ कॉमन जो घूमती है वो है अभिलेख। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इस चैप्टर में है वो अभिलेख हैं। तो अब हम मूल बातें क्या क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला तो है कि अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, यानी कि जो अभिलेख प्राप्त हुए उनका अर्थ कैसे निकाला जाता है। इतिहासकार को ये कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों में क्या लिखा है, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क है। यानी कि इतिहासकारों को कैसे पता चलता है कि इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। तो मैं आपको बता दूं, ब्राह्मी लिपि के अभिलेख पूरे भारत में अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि के हैं, और पश्चिमोत्तर भाग में खरोष्टी और लिपि के हैं, भाषा अरेमाइक और यूनानी। तो ये है, तो इसमें है ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारत में जो भाषा चलती हैं, यानी कि लगभग जितनी भी भाषाएं चलती हैं उन सब की मूल थी ब्राह्मी लिपि। यानी कि आज ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी भाषाएं चलती हैं उनका मूल थी क्या? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे ज़्यादा अशोक के अभिलेखों में किया गया है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में जन प्रचलित भाषा प्राकृत थी। अगर उस टाइम में कोई और भाषा में अगर अभिलेख लिखे जाते तो क्या उस समय जनता समझ पाती कि क्या लिखा हुआ है? तो ये तो सीधी सी बात है कि अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में है, क्योंकि उस समय प्राकृत भाषा का चलन था, और भारतीय सभी भाषाओं की मूल लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ये दो क्वेश्चन फैक्ट है। फिर है 1800 मतलब लगभग 18वीं शताब्दी ईस्वी में यूरोपीय विद्वानों, यानी कि यूरोपीय जो विद्वान थे, उन्होंने भारतीय पंडितों, जो आधुनिक बंगाल यानी कि आधुनिक भाषा जो चल रही है बंगाली और देवनागरी लिपि की पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। कहने का मतलब यह है कि 18वीं शताब्दी ईस्वी में यूरोपीय जो विद्वान थे उनके मन में भारतीय इतिहास को जानने की लालसा पैदा हुई, और उन्होंने भारतीय पंडितों से आधुनिक प्रचलित बंगाली
और देवनागरी लिपि के कई पांडुलिपि मतलब बुकों का अध्ययन शुरू किया। यानी कि यूरोपीय विद्वानों का भी इंटरेस्ट भारतीय इतिहास में जागा। तो ये तो कोई पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है। फिर है अशोक के अभिलेख का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने अनुमान लगाया कि ये भाषा संस्कृत है। अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब यूरोपीय विद्वानों ने अभिलेखों का अध्ययन शुरू किया और इधर वो बंगाली और देवनागरी लिपि का अध्ययन कर रहे थे, तो उस समय उन्हें लगा कि जो अशोक के अभिलेखों पर अंकित भाषा है वो संस्कृत है, यानी कि संस्कृत भाषा है। लेकिन ऐसा नहीं, उनका अनुमान गलत था, वो थी प्राकृत भाषा। तो अब जब इन्होंने संस्कृत भाषा समझा तो इसका अध्ययन किसने किया और वास्तविकता किसने बताई, ये पहले भी आ चुका है शुरुआत में, अब भी आ रहा है। 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1838 से पहले जो यूरोपीय विद्वान थे वो उसको संस्कृत भाषा समझ रहे थे, लेकिन 1838 में जेम्स प्रिंसेप, ये भी यूरोपियन था, इन्होंने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लेना क्योंकि ये बार बार आ रहा है और मैंने नोट्स में बहुत अच्छी तरह इसको मेंशन किया है। तो ये है ब्राह्मी लिपि। अब ब्राह्मी लिपि के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं था। अब हम देखते हैं खरोष्टी लिपि कि खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। जब ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफल कौन हुए, जेम्स प्रिंसेप 1838 में। अब है खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि पहले तो हमने बहुत चर्चा कर चुके हैं। एक बात मैं कराता हूँ कि जो खरोष्टी लिपि है वो पश्चिमोत्तर उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में थी, यानी कि उस समय का जो भारतवर्ष का जो क्षेत्र था उसके पश्चिमोत्तर में, वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र, वहाँ पे जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। और उनकी भाषा क्या थी, यूनानी और अरेमाइक। और भारत में जो अभिलेख हैं उनकी भाषा क्या है, प्राकृत और लिपि ब्राह्मी लिपि। तो पश्चिमोत्तर भाग में शासन करने वाले हिंद यवनों, यानी कि जो हिंद यवन शासन पश्चिमोत्तर भारत के शासन करते थे, यानी कि लगभग वो थे द्वितीय शताब्दी से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। हिंद यवन शासक के द्वारा जो उन्होंने सिक्के बनाए, हिंद यवन शासकों ने जो सिक्के बनवाए, उन सिक्कों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इन सिक्कों पर राजा का नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखा जाता था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हिंद यवन राजा थे, लगभग द्वितीय शताब्दी से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक जो हिंद यवन राजा थे वो सिक्कों पर अपना नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे। तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि वहाँ खरोष्टी लिपि की भाषा यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने कुछ अक्षरों का मेल किया है
यानी कि खरोष्टी और यूनानी भाषा के कुछ अक्षरों का मेल किया तो वो मेल हुआ। दोनों अब एक उदाहरण उन्होंने दिया है, इस उदाहरण को आप अच्छी तरह याद रखना। अपोलोडट्स ये भाषा, ये वर्ड है। अब यूनानी में भी ए आ रहा और खरोष्टी में भी ए आ रहा है, तो उन्होंने माना कि इनमें समानता है, या इनमें ये दोनों में ए शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह खरोष्टी लिपि को यूनानी भाषा के साथ मिलकर अर्थ निकाला गया। तो ध्यान रखना है, पहली बात तो इतना डीप क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना है। तो खरोष्टी लिपि पश्चिमोत्तर में, और हिंद यवन शासकों ने जो सिक्कों पर नाम लिखवाए वो यूनानी और खरोष्टी में थे। खरोष्टी को यूरोपीय विद्वानों ने पढ़ने का प्रयास किया तो यूनानी और खरोष्टी में कुछ समानताएं दिखी, जिन्होंने उन्हें उदाहरण से बताया गया है। अपोलो डॉट्स जिसमें ए आ रहा है वो दोनों में समान है। तो ये हो गया खरोष्टी लिपि। तो ध्यान रखना, अब इनमें इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा। इनमें सबसे जो एक तो याद रखना, भारत में जो अभिलेख हैं वो किस भाषा और किस लिपि में हैं, और भारत के पश्चिमोत्तर में जो अभिलेख हैं वो किस भाषा और किस लिपि में हैं, और अशोक ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि का अर्थ बताने वाला कौन था, ये ध्यान रखना। और जो प्राचीन अभिलेख थे उनकी भाषा कौन सी थी, प्राकृत। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें है कि जेम्स प्रिंटशेप ने खरोष्टी भाषा को भी पढ़ने का प्रयास किया और अभिलेखों की भाषा प्राकृत के रूप में की थी पहचान। यानी कि ब्राह्मी लिपि को समझने के बाद में जेम्स प्रिंटशेप ने खरोष्टी लिपि के अभिलेखों का भी कुछ अध्ययन किया और उन्होंने उनकी भाषा प्राकृत बताई, जो गलत थी। अब है एक पॉइंट है अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, यानी कि अभिलेखों से हमें ऐसे कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो उस बारे में, या जो पुरातात्विक विद हैं या शास्त्री हैं उनको जानकारी मिलती। तो इतिहासकार जो हैं वो अभिलेखों को पढ़ने के लिए नए नए तरीके आजमाते थे। तो इन तरीकों को कैसे वो आजमाते थे, तो हम यहाँ पे अशोक के 2 अभिलेखों का शॉर्ट विवरण देखेंगे, जो बिल्कुल शॉर्ट, उनमें मैंने क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो अभिलेख यानी कि स्रोत 10, यानी कि जो 10वां अभिलेख है उसमें अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता, पहली चीज। क्योंकि जब अभिलेख बहुत है, लेकिन जो बुक में हमें दे रखे हैं हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो 10वें में अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है। हाँ, उपाधियाँ हैं इसमें प्रदान की गई हैं जो उपाधियों का नाम है, जैसे देवाना पिये यानी कि देवताओं का प्रिय, और पियरदसी यानी कि देखने में सुंदर। ये 2 वर्ड यूज हुए हैं अभिलेख 11 में, 10 में वहाँ अशोक का कोई उल्लेख नहीं है। अशोक नाम से अन्य अभिलेख, अशोक मतलब अन्य नाम जो अन्य अभिलेखों में मिलता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2
अभिलेख हैं जिनमें अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, उनके अलावा कहीं भी नहीं मिलता। याद करो, मैंने बताया था उस टाइम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। क्यों? क्योंकि इतने अभिलेख अशोक ने खुदवाए लेकिन कहीं भी उसके नाम का विवरण नहीं है। तो बताइए, जब उसके नाम का विवरण बुक में दे रखा है तो सीधी सी बात है वो स्पेशल क्वेश्चन हो गया कि किस या किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। 10वें में तो सिर्फ उपाधियों का विवरण दे रखा है। तो मैं बताऊं, अशोक का नाम अशोक गुजरा और मांस की अभिलेख में मिलता है। कान खोल के सुन लेना ध्यान से। अशोक का नाम अशोक कौन से अभिलेखों में मिलता है? तो गुजरा और मांस की, ये दो अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। फिर है, अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि अनेक, यानी कि जो अनेक अभिलेख थे उनमें विषय वस्तु, भाषा और पूरा लिपि विज्ञान सब समान थे। यानी कि जो भी जितने भी अभिलेख मिले हैं उनमें पुरातात्विक विदों ने या पुराशास्त्रियों ने कॉमन चीज पाई उनमें, जैसे विषय वस्तु है, भाषा शैली है, पूरा लिपि विज्ञान सब समान था। तो पुरालेख शास्त्रियों ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये एक ही राजा के द्वारा या एक ही शासक ने बनवाए हैं। तो ये था 10 में जो इम्पोर्टेंट इतना ही है। 10 में उसकी उपाधियां हैं। और यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कौन से अभिलेख में पियदर्शी या देवनापिय उपाधियों का उल्लेख है 10 में। अब चलते हैं 11वां है, इसका जो टाइटल है समस्याओं का प्रमाण, और 10वें का टाइटल था अशोक का नाम नहीं, और 11वें का टाइटल क्या है? अशोक समस्याओं के प्रमाण। अब ये समस्याओं का प्रमाण मैं आपको बता दूं कौन सी समस्याओं की ओर इंगित करता है? कलिंग युद्ध के बारे में। यानी कि कलिंग जो युद्ध हुआ था उसके बारे में इसमें पूर्ण विवरण मिलता है। इसमें अशोक की वेदना और युद्ध के प्रति उसकी मनोवृत्ति, यानी कि एक तो इसमें ये मिलता है कि उसकी वेदना क्यों? क्योंकि जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत से लोग मारे गए थे। इन सबको देखकर अशोक द्रवित हो गया, तो उसकी वेदना इस अभिलेख में झलकती है और उसके युद्ध की मनोवृत्ति भी इसमें झलकती है, क्योंकि उसने युद्ध का त्याग कर दिया था। अब देखते हैं कि कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में। लेकिन उड़ीसा के में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें इन चीज़ों का या युद्ध का कोई भी विवरण नहीं है। तो अब 2 अभिलेख दे रखे थे, एक समस्याओं 11वां समस्याओं के प्रमाण जिसमें कलिंग युद्ध आता है, अशोक कैसे अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, फिर वो कैसे धम्म के मार्ग पर चलता है, यानी कि धम्म का प्रचार प्रसार करता है। मैंने आपको धम्म के बारे में बता रखा था कि धम्म है, सदाचार है, सन्यासियों और साधुओं के प्रति आदर भाव है, दासों और सेवकों के प्रति उदार व्यवहार है। ये धम्म था उनका, को धर्म नहीं, ये जो हिंदू बौद्ध जैन ये धर्म नहीं था, उनका धर्म था मानवता।
तो वो इस युद्ध के बाद में धर्म के मार्ग पर निकल गए। तो ये 2 अभिलेखों का विवरण है। तो दोस्तों, ये मैंने मैन लगभग अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक छोटा सा बचा है वो, और कल जो महत्वपूर्ण अभिलेख या फिर जो सिक्के या फिर कोई स्तंभ है, क्योंकि आपको पता नहीं, लेकिन मैं तो पूरी चीज़ें साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन बना सकता है, तो मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता। तो उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। जो सिक्के हैं या स्तंभ हैं या अभिलेख हैं, तो उनके बारे में कल देखते हैं।